जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक समाचार एजेंसी है न्यूज क्लिक। उसके एक एक पत्रकार को पकड़कर, एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर जेल में डाला जा रहा और उस पर ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही। तो ये ऊपा एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया था, क्या इससे रिलेटेड प्रावधान है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोई चार्ज इसमें नहीं लगता, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना हो। तो देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ऊपा एक्ट? 1967 में। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएपीए एक्ट है ना, हिंदी में बोलते हैं इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो ये बनाया गया था 1967 में। अब ये बनाया क्यों गया था? तो दरअसल हमारे संविधान के पार्ट 3 में जाओगे, आर्टिकल क्या दे रखा, 12 से लेकर 35 तक क्या दिए हुए मौलिक अधिकार। और उसमें क्या है आर्टिकल 19 जो बोलता, उसके केवल 3 चीज बताऊंगा मैं कि एक तो क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरा, हमें कोई भी सम्मेलन, निशस्त्र सम्मेलन करने की आजादी दी गई है। और एक और दिया गया कोई भी संघ बनाने की आजादी। तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं तो भारत को तोड़ने के लिए। अभी तुमने नारे सुने होंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, तो ऐसी आजादी का ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। सम्मेलन करते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, अलगाववादी लोग। ये सोचते हैं कि भारत के कैसे जल्दी से जल्दी भारत को कैसे इसके टुकड़े करके अलग अलग देश बनाया जाए। संघ इसलिए बनाते हैं ये लोग ताकि आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे सकें। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए कि ये लोग, इस विचारधारा के लोग, आतंकी विचारधारा के लोग, अलगाववादी विचारधारा के लोग इस आर्टिकल 19 का गलत यूज करके हमारे देश में आतंकवाद को ना बढ़ा सकें। इस वजह से हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था 1967 में। अगर तुम इसका उद्देश्य ही देखोगे तो ये किसकी बात करता कि देश की संप्रभुता और अखंडता की बात करता, कि अगर हमारे देश में कोई हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने का काम करेगा तो उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो भाई साहब, डायरेक्ट जाकर ऊपा ठोक दो, ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई कर लो। अब तुम कहोगे ऊपा एक्ट ही क्या है, ऊपा एक्ट में ऐसा क्या है जो हम सीधा, हमारे पास तो आईपीसी सीआरपीसी है ना, धारा 124 ए है जो राजद्रोह देशद्रोह से संबंधित है ना, तो उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल ये ऊपा एक्ट बिल्कुल अलग है आईपीसी सीआरपीसी से। अभी इसके बारे में बताऊंगा। पहले ये समझ लो इसमें संशोधन कितनी बार हो चुके। तो अभी तक इसमें केवल 4 बार संशोधन हो चुके। 1967 में बना था, 2004, 2008, 2012, 2019 में इसमें संशोधन हो चुके। ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों 2019 में हुआ? एक तो रिसेंटली है ना, अभी हुआ था कुछ 2-4 साल पहले। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या था, पहले ये क्या करते थे, अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, इसमें क्या था, पूरे ग्रुप के ऊपर कार्रवाई करी जाती थी। मान लो कोई ग्रुप है ए, ये आतंकवाद को बढ़ाने का काम करता, तो इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति अलग है, कोई बी है, ये तो ग्रुप है ना, ये तो ग्रुप है, ग्रुप। मान लो कोई व्यक्ति बी नहीं, मैं इसे हिंदी में लिख दूं, कै, कोई कै है, ये किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, ये हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रहा, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा, तो इसके ऊपर कार्रवाई कैसे करी जाएगी? इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो इस वजह से 2019 में ये बोला गया, इसके अंदर संशोधन करते हुए, कि हमारे देश में जो ग्रुप है उसके ऊपर तो ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती, ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती, और उस ग्रुप को हम बैन कर सकते हैं, उस ग्रुप पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, ये ग्रुप अपना नाम ए से बदल कर बी कर ले, ये भी तो हो सकता, या सी कर ले, या डी कर ले, इस तरीके भी तो हो सकता। तो तब तुम क्या करोगे, आज तुमने इसे खत्म करा, इसने इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, फिर से ये काम करने लगे। तो इस वजह से अब इनके द्वारा क्या कर दिया गया, इंडिविजुअल, कि भाई साहब ग्रुप के ऊपर तो प्रतिबंध लगाएंगे, इसके जो एक एक मेंबर है उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो ये 2019 में इसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एक धारा याद रख लो, धारा 15 क्या बात करती, धारा 15 ये बोलती कि आतंकी कृत्य क्या क्या हो सकते हैं हमारे देश में, आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, किनके तहत कार्रवाई करी जा सकती है ऊपा एक्ट में। और धारा 16 याद रखियो, ये क्या बात करती कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी। मान लो कोई हमारे देश में बम फोड़ देता, आतंकवादी घटना होगी ना ये, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, तो उसे ये धारा 16 में लिखा गया। और एक धारा, सबसे खतरनाक धारा जो है इसकी, वो है 45 डी सब क्लोज 5। ये क्या करती,
अगर नॉर्मली क्या होता, तुम मतलब अगर जमानत मिल ही जाती, अगर सजा भी मिली हो तो जमानत मिल जाती, लेकिन इसमें सॉरी 45 नहीं 43 है, 43D ये 5 ये क्या करती, जमानत पर रोक लगा देती। अगर किसी पर ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई हो गई तो धारा 43D का इस्तेमाल करके अगर सरकार चाहे तो उसकी जो जमानत है वो रोक सकती है, अगर उसे जमानत होने वाली तो उसे भी रोक सकती है वो। तो ये धारा 43 की बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये ऊपा एक्ट सरकार को बहुत ज्यादा बेइंतहा पावर दे देता, ठीक है। तो ये याद रखियो, इस वजह से इसकी आलोचना भी करी जाती है यार कि सरकार के हाथ में सारी पावर है, और ऐसी पावर है। अभी क्या है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई चोरी करी तो उसे ले जाकर पुलिस उसके पास घर जाएगी, पकड़ेगी, उससे बताएगी तुमने चोरी करी, चल अब थाने में, है ना, बाद में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन तुम सुबह सुबह मान लो तुमने कोई देशद्रोही कृत्य कर लिया, तुम नहीं कर सकते ना, तुम पढ़ने वाले हो। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई देशद्रोही कृत्य कर लिया और वो सुबह सुबह घूमने निकला, पकड़ कर ले आएंगे बताने के लिए अपना, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऊपा एक्ट के तहत ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने करा क्या है, उसे बस गिरफ्तार किया जा सकता। प्रभाव, क्या प्रभाव इसका होगा, देखो 30 दिन की रिमांड मिल सकती है, नॉर्मल 15 दिन की मिलती है अगर किसी को गिरफ्तार करा जाता। 180 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता। नॉर्मली जो आईपीसी सीआरपीसी के तहत रखा जाता है वो कितना 30 दिन के लिए, वो सॉरी 90 दिन के लिए, है ना। इसमें कितने दिन ना 180 दिन, यानी कि 6 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता किसी को भी। आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती, कम से कम इसके अंदर जो सजा है वो 5 साल है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन या मृत्युदंड है ना। और सबसे बड़ी बात, ये जो कानून है भारत एवं विदेशी सरजमी, विदेशों में भी लागू होता। कोई व्यक्ति अगर विदेश में बैठकर भारत को तोड़ने का काम करता, भारत में आतंकवाद बढ़ाने का काम करता, तो उसके ऊपर ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती। उस व्यक्ति को जाकर वहीं से पकड़ा जाएगा, घसीटते हुए भारत में लाया जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि क्या हो, वो जो देश है जहां पर ऐसी घटनाएं हो रही, उसके भारत से रिलेशन अच्छे हों, समझ गए, भारत से उसके अच्छे रिलेशन हो, तभी उस पर ऊपा एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा सकती, अन्यथा नहीं होगी, ये याद रखियो। और देखो अभी जैसे तुम कनाडा वाले उदाहरण से समझ सकते हो, कनाडा में क्या हुआ है, जो खालिस्तानी समर्थक थे, खालिस्तानी जो आंदोलन था, भारत को जो तोड़ने का चल रहा था, खालिस्तान बनाने का वो आंदोलन चल रहा था, अगर कनाडा से हमारे रिलेशन अच्छे होते तो हम क्या करते, जाते ऊपा एक्ट का इस्तेमाल करते, एक एक खालिस्तानी को पकड़ते, लाकर जेल में डाल देते, है ना। तो किस में करते वो ऊपा एक्ट के तहत, लेकिन कनाडा से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इस वजह से हम ऊपा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा जरूरी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, न्यूज क्लिक। यार न्यूज क्लिक तो समाचार एजेंसी है, ये आतंकवादी कैसे हो सकती। दरअसल न्यूज क्लिक पर आरोप है कि इसने जो चाइना है, चीन है, उससे फंडिंग ली, उससे पैसे लिए। और चीन तुम्हें पता हमारा कैसा दोस्त है, वो तो अपने बाप का भी सगा नहीं है। अगर वो बिना पैसे कुछ काम करता नहीं है तो हो सकता इन्होंने पैसे लिए तो इन्होंने कुछ ना कुछ देश की जानकारी या कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन्हें दी हो या उनके लिए काम करा हो। तो इस वजह से इसके ऊपर कार्रवाई करी गई न्यूज क्लिक के ऊपर। और देखो अभी तुम्हें पता चाइना क्या कर रहा है, अभी एशियन गेम चल रहे हैं चाइना के अंदर, और उसके अंदर हमारे देश के जो एथलीट है वो भाग ले रहे हैं। एशियन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस किस ने कौन सा मेडल जीता, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उनके ऊपर क्या हुआ, अभी हमारे देश के जो एथलीट है वो भाग ले रहे हैं और उनके साथ भेदभाव करा जा रहा है। इवन हमारे देश के ओलंपिक स्टार नीरज चोपड़ा के साथ भी भेदभाव करा गया, है ना। तो ये चाइना की पॉलिसी है कि दूसरे को परेशान करो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो। तो ये इस वजह से इनके ऊपर न्यूज क्लिक के ऊपर कार्रवाई करी गई। तो दोस्तों ये था पूरा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। तो इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।